अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं आपको पाकिस्तान के यूके यानी जी हाँ उमरकोट में, जहाँ ना सिर्फ किले हैं, हथियार हैं, बल्कि एक मारवी भी है। पर इंतज़ार कीजिए, मारवी कोई खाने वाली डिश नहीं है, ये एक पूरी स्टोरी है, कहानी है। तो चलिए हमारे साथ काफ़िले में बैठकर उमरकोट का किला देखने। उमरकोट सिंध का एक तारीखी शहर और नाम पड़ा एक राजा उमर सोमरों के नाम पर। राजा कैसे मशहूर हुआ? जो मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था एक चरवाही दोशीशा मारवी के। मोहब्बत की वही पुरानी कहानी, लड़का राजा, लड़की सीधी सादी मारवी। नस्ब है ऐसे हथियार, ऐसी तोपें जिससे दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देके इस किले को और इस शहर को फतह किया, यानी उमरकोट को। किताबों में पढ़ते आए हैं कि उमर मारवी की मोहब्बत तो ये इस शहर की खिस्सा है। राजा मारवी ने कहा, भाई राजा, मैं तो अपनी मिट्टी, अपने लोगों को नहीं छोड़ सकती, और बस मारवी बनी सिंध की सच्ची बेटी उमरकोट हो गया मशहूर। ये बात करते हैं किले की, तो राजपूत फन तामीर में एक जिंदा शाहकार है। ये किला 11वीं सदी में किसी और शक्ल में मौजूद था, लेकिन मौजूदा किला 1746 में तामीर हुआ। और यहाँ दिलचस्प बात यही वो जगह है जहाँ मुगल आजम अकबर आजम 1542 में पैदा हुए, यानी आप समझे उमरकोट ने तारीख को जन्म दिया है। किले के अंदर बहुत बड़ा म्यूजियम है, ऐसे लगता है जैसे तारीख को रोक दिया गया है, वहाँ साकित कर दिया गया है। किले के अंदर आपको मिलेगा एक शानदार सा म्यूजियम, जहां वो तलवारें, बंदूकें और नेज़े और घुड़सवारी के सामान मौजूद हैं, जो पुराने वक्तों में राजा महाराजा इस्तेमाल करते थे। एक तरफ महाराजा का लिबास, दूसरी तरफ मारवी की कैद की कोठरी। तो सब कुछ जैसे वक्त ने रोक दिया, हर चीज ऐसे बना के उन्होंने खड़ी की हुई है। उनकी पुरानी यादें हैं, अच्छे बने हुए हैं, जहाँ पे नस्ब हैं, जो बड़ी बड़ी तोपें जिससे जंगें लड़ी जाती थी, और उनके बड़े बड़े गोले जिससे वो तोपों से फेंके जाते थे। तो इनकी बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं, उन पे चढ़ते हैं, और ये हिस्ट्री लिखी हुई है उमरकोट की कि यह कब बना और कैसे बना और किसने इसको फतह किया। तो ये सारी इसकी हिस्ट्री है। तो ऊपर चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि क्या चीज़ है। तो यहाँ हमें नज़र आया है पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो माशाल्लाह ये उन्होंने ऐसे मोर्चा बनाया हुआ है, और हथियार जो तोपें हैं वो ऐसे नस्ब की हुई हैं कि चारों तरफ फैला के कि दुश्मन को चारों तरफ से मुंह दिया जाए। तो एक तोप का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे रखा गया है। उस पर कुछ खारदार झाड़ियाँ लगाई गई हैं ताकि कोई ना बैठ सके और ना कोई पाँव रख सके, और उस पे बोर्ड पे लिखा भी हुआ है, जो इसको इस तरह की तौहीन करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त, और हम इनको देखते गए और बहुत पुरानी यादें, जैसे कई 100 साल पीछे इंसान चला जाता है, और इस तरह के वहाँ पर हथियार और यहाँ का मौसम, यहाँ की हरियाली इतनी ज़बरदस्त। ये थैरा का एक छोटा सा शहर है उमरकोट। यहाँ मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू बसते हैं। हिंदुओं के कारोबार, हिंदुओं की यहाँ पे बड़े बड़े घर, महलनुमा, और यहाँ इनके मंदिर भी काफ़ी हैं। वो अपनी ज़िंदगी एक आज़ादी के साथ यहाँ जीते हैं, गैर महफूज हो। यहाँ हिंदू जो रहते हैं पाकिस्तान में, उनकी हिफाजत गवर्नमेंट करती है, और उनको किसी किस्म का जैसे हकूक़ दिए गए एक मुसलमान को, वैसे ही हकूक़ दिए गए एक हिंदू को। यही इस्लाम की एक हकीकत है। अब चलते हैं म्यूज़ियम की तरफ। काफ़ी यहाँ से दूर था और चल के जाना होगा, तो नीचे उतरते हैं। सहराए थर की सुनहरी रेतों में छुपा एक अजीम, खामोश मगर बावकार मुहाफिज उमरकोट किला। ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, ये सदियों पुरानी कहानियों का खजाना है। पुराने किलों की दीवारों पर नज़ूम, टूटे दरवाजे और सुनसान राहदारियाँ। कहा जाता है इस किले की फसीलों के साए में 1542 में एक बच्चा पैदा हुआ, और वो बच्चा बड़ा होकर हिंदुस्तान की तारीख बदलने का बादशाह बना। अकबर आजम, अकबर की तस्वीर वही किला है जहाँ राजपूत राजाओं ने हुकूमत की, जहाँ जंगें हुई, खून बहा और मोहब्बत की कुर्बानियाँ दी गई। उमर सोमरो, जिसके नाम पर इस शहर को उमरकोट कहा जाता है, इस किले की बुनियाद है। आज हमें पता है कि इस शहर का नाम कैसे पड़ा, उमरकोट इसको क्यों कहा जाता है। मकामी लोगों की वीडियोस, किले के अंदरूनी मनाजर, हिंदू मुस्लिम सकाफत के रंग। यहाँ हिंदू और मुसलमान अक्सरियत में हैं, दोनों आपस में बहुत इत्तेफाक से रहते हैं, और यहाँ मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू आबाद हैं। जहाँ इनकी प्रॉपर्टी, इनके कारोबार हैं, जो ऐश और इशरत से ज़िंदगी यहाँ बसर करते हैं। यहाँ उमरकोट किले की ये तोपें वक्त की गिरद में छुपी हुई और आवाज़ें हैं, जो सदियों पहले गरजती थी दुश्मनों के दिल हिला देने को। आज ये खामोश है, मगर इन पर हाथ रखो तो लगता है जैसे तारीख खुद तुमसे सरगोशी कर रही है। कभी ये धुआं उगलती थी, अब सिर्फ वक्त का धुआं इन पर जम चुका है, मगर अजमत अब भी बाकी है।
यहाँ इस्लाम और हिंदू मत की सकाफतें भी सदियों से एक साथ पलती आई हैं। ये किला न सिर्फ जंगजू बल्कि भाईचारे की दास्तानों का भी अमीन है। तनतें आईं और गईं मगर उमरकोट किला आज भी कायम है, अपने सीने में हजारों राज छुपाए, वक्त की गिरद में लिपटा, खामोश मगर जिंदा। कभी आइए इन दीवारों से कहानी सुनने की कोशिश कीजिए, शायद आपको भी ये कोई राज सुनने को मिल जाएगा। दाखिला फीस मुकामी अफराद के लिए 10-20 रुपये, गैर मुल्की के लिए 300 रुपये तकरीबन इतने हैं। औकात क्या है? सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बुध के रोज़ ये किला बंद होता है और इसका म्यूज़ियम वगैरह सब चीज़ें बंद होती हैं। किला तकरीबन सारा बंद होता है, इसलिए जब भी आएँ तो तहकीक करके आएँ कि उमरकोट किले में हम जा रहे हैं। टाइमिंग का ख़ास ख्याल रखें क्योंकि उमरकोट सिंध का एक तारीखी शहर है जो अपने किले और म्यूज़ियम के लिए मशहूर है। ये किला 13वीं सदी में राजपूत हुक्मरानों ने तामीर करवाया था और बाद में मुगलिया दौर में इसकी अहमियत में इजाफा हुआ। उमरकोट म्यूज़ियम भी कायम है जहाँ मुख्तलिफ तारीखी नवादरात महफूज हैं। मुगलिया दौर के नवादरात, हथियार, सिक्के, शाही फरमान और ख़त्ताती के नमूने आज भी वहाँ जिंदा हैं। अकबर बादशाह की यादगारें, अकबर बादशाह की जाय पैदाइश के मुतल्लिक़ जो अशिया हैं उनके बारे में हम जानते हैं। थर की सकाफ़त और जैन और हिंदू मज़हब के मुजस्समे भी वहाँ मौजूद हैं। उमरकोट के किले की तामीर राजपूत हुक्मरानों ने 13वीं सदी में शुरू की थी। बाद में जो मुगलिया दौर में इसकी अहमियत में इजाफा हुआ। किले की मुस्ततील शक्ल, मजबूत दीवारें और दिफाई बुर्ज इसकी दिफाई खसूसियात को ज़ाहिर करते हैं। उमरकोट किला सिंध की सियाही मकामात में शामिल है। बहुत दुनिया भर से यहाँ पर सियाह आते हैं। हुकूमत ने किले की मरम्मत और सियाहती सहूलतों की फराहमी के लिए इक़दाम शुरू किए हैं ताकि इस तारीखी विरसे को महफूज रखा जा सके और सियाहों को बेहतर तजर्बा फराहम किया जा सके। उमरकोट किला तो बहुत पुराना शहर है। उमरकोट किले का जो म्यूज़ियम है ये 1968 में कायम होने वाले अजायब घरों में मरकज़ भी है जो 2006 में अपनी मौजूदा इमारत में मुंतकिल हुआ। ये म्यूज़ियम 3 गैलरीज और 2 लाबियों पर मुश्तमिल है जहाँ मुख्तलिफ दौरों के नवादरात महफूज हैं। मुगलिया दौर के सिक्के जो इस दौर की माशियत और फ़नून लतीफ़ा की अक्कासी भी करते हैं। कदीम दौर के हथियार जैसे तलवारें, बंदूकें, कमानें, तीर, नेज़े और हेलमेट जो जंगी तारीख की झलक पेश करते हैं। शाही फरमान और दस्तावेज़ात जो इस दौर की हुकूमत निज़ाम और इंतज़ामी अमूर की भी अक्कासी करती हैं। खताती के नमूने और मुसव्वरों की तख्लीक़ात जो फ़नून लतीफ़ा की अहमियत को भी ज़ाहिर करते हैं। थर के मुकामी लोगों की ज़िंदगी को बयान करने के लिए तस्वीर जो इस इलाके की सकाफ़त और रवायात को उजागर करती हैं। जैन और हिंदू मज़हब में मुतल्लिक़ मुजस्समे जो इस इलाके की मज़हबी तनों को ज़ाहिर करते हैं। उमर मारवी की मशहूर कहानी जो मुजस्समों के ज़रिए पेश किया गया है जहाँ मारवी की मज़ाहमत और इसकी सादगी को दिखाया गया है। इंशाअल्लाह ताला मैं उमर मारवी का किस्सा भी आज इस वीडियो में आपसे बयान करूँगी कि उमर मारवी की जो किस्से हैं, जो कहानियाँ हैं वो किस तरह ये मशहूर हुए। उमरकोट किले की तारीख मुख्तलिफ रवायात से जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है ये किला राजपूत हुक्मरानों ने तामीर करवाया था और बाद में मुगलिया दौर में इसकी अहमियत में इजाफा हुआ। यह किला जलालुद्दीन अकबर के जाय पैदाइश पर भी जो बाद में मुगल बादशाह बने। उमरकोट किला ज़िला उमरकोट सिंध पाकिस्तान। इफ्तिताह इसका हुआ था 24 फरवरी 1968। मौजूदा इमारत में मुंतकली जुलाई 2006 में हुई। तकरीबन सारा बंद होता है, इसलिए जब भी आएँ तो तहकीक करके आएँ कि उमरकोट किले में हम जा रहे हैं। टाइमिंग का ख़ास ख्याल रखें क्योंकि ये अपनी टाइम की पाबंदी से बंद ही होता है। उमरकोट किले की म्यूज़ियम न सिर्फ तारीख़ का ख़जाना है बल्कि सिंध की सकाफ़त और विरसे का आईना भी है। यहाँ आकर अपने माजी की झलकियाँ देख सकते हैं और सिंध की तारीख़ का कुर्ब से वाकिफ़ हो सकते हैं। इब्तिदा में औरंगज़ेब ने अपने भाइयों के खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल करके बादशाहत हासिल की और ख़ास तौर पर दारा को शिकवे के खिलाफ हुकूमत निज़ाम शरीयत पर मबनी सख्त कवानीन नाफिज किए। मौसीकी और दरबारी तफरीहात पर पाबंदियाँ भी शाहजहाँ के बादशाह ने लगाईं और उमरकोट जो किला है इस पर बहुत सारे बादशाहों ने फतूहात की। मुसलमानों के लिए कई मजहबी अदारे कायम किए। कुरान पाक के हाथ से नुस्खे लिखवाए। गैर मुसलमानों पर दोबारा नाफिज किया गया। मंदिरों को गिराने और हिंदुओं के खिलाफ पॉलिसियों पर तनकीद हुई। सख्त मजाजी और मजहबी शिद्दत पसंदी की वजह से बहुत सारी बगावतें हुई। औरंगज़ेब 1707 में अहमदनगर मौजूदा में वफ़ात पा गए। इसकी कब्र पर खालिस इस्लामी सादगी की मिसाल है। बगैर किसी शाहाना मकबरे के बादशाह न सिर्फ कुरान के हाफिज़ थे बल्कि उन्होंने अपने हाथ से कुरान पाक की बहुत सारे नुस्खे तहरीर किए जिनसे म्यूज़ियम में महफूज हैं। वो बाकायदा 5 वक्त की नमाज अदा करते थे, यहाँ तक कि मैदान जंग में भी नमाज तर्क नहीं करते थे। बादशाह होते हुए भी वो कालीन या तख्त पर नहीं बैठा करते थे बल्कि फ़र्श पर बैठ कर खाना खाते थे। ज़ाती खराजात के लिए शाही ख़जाने के इस्तेमाल नहीं करते थे बल्कि कुरान लिख कर कमाई करते थे। उसी से अपनी ज़रूरत
ज़रूरियात को पूरा करते थे। उन्होंने गैर मुसलमानों पर अगरचे खुद ज़ाहिरी इबादत में सख्ती से कायम थे, मगर वो सूफिया और औलिया की इज़्ज़त करते थे और शाह वलीउल्लाह और दीगर उलमा की कदरदान थे और उलमा किराम को दरबार में बड़ी इज़्ज़त दी जाती थी। उमर मारवी की जो दास्तान किताबों में मशहूर है, ये दास्तान एक राजा की है और एक सादा सी लड़की की है। ये कहानी है ताकत और गैरत के टकराव की। ये सिंध की ज़मीन से जन्म लेने वाली मारवी की है। मारवी अपने गांव की बेलन होते हैं, उनके कुएं से पानी भर रही थी। मारवी थर के सहरा में बसी एक सादा दिल सच बोलने वाली खुददार लड़की थी। इसका लिबास आम था मगर शरदार शाही था। उमर सोमरो एक शानदार किले में मारवी को देखता है। एक दिन उमर सोमरो उमरकोट का राजा मारवी के हुस्न और हया का असीर हो गया और इसे अपने महल में कैद कर लिया। मारवी कैद है, आंखों में आंसू हैं लेकिन चेहरा मजबूत है। महल के साथ मगर मारवी ना झुकी ना बिकी। इसने अपने गांव, अपने लोगों और अपनी मिट्टी को न छोड़ा। सहराई मारवी बोलती है, मुझे वो प्याला बेहतर है जो मेरे गांव की हांडी से भरा हुआ है, ना कि सोना जो कैद करते। उमर मारवी को देखता है, खामोश हो जाता है और नादम होता है। उमर ने मारवी की अजमत को पहचाना और इसे इज्जत के साथ इसको गांव वापस भेज दिया। मारवी वापस अपने गांव आ गई। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, सिंध की बेटी की दास्तान है जो आज भी बताई है कि इज्जत दौलत से बड़ी होती है। गुजर जाएगा मगर उमर मारवी की कहानी सदियों तक सहरा की रेतों में गूंजती रहेगी। ये मिट्टी वही मिट्टी है जिस पर हम चलते हैं, जो हमारे वजूद को की गवाह है। लेकिन जब ये मिट्टी किसी हुनरमंद के हाथों में आती है तो सांस लेने लगती है। उमरकोट में म्यूजियम में दिखाया गया है कि एक कुम्हार हाथों में गीली मिट्टी चाक पर घूमता एक बेजान गोला, मगर जैसे जैसे वो घूमता है वैसे वैसे एक बर्तन जन्म लेता है। एक कहानी, एक फन, एक रवायत। ये बर्तन हमें याद दिलाते हैं कि हमने तरक्की की राह में अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ा, बल्कि इसे सजाकर संवार कर अपनी शनाख्त बनाया है। उमरकोट के म्यूज़ियम में कोने में एक बढ़ई भी नज़र आता है, खामोश, झुका हुआ लेकिन अपने फ़न में मगन। वो लकड़ी की छोटी छोटी सील को तराशता है, जैसे लकड़ी नहीं बल्कि बदन। कभी वह दरवाजे बनाता है, कभी चौखट, कभी एक छोटी सी पेटी जिसमें माँ अपने बच्चों के लिए ख्वाब संभाल के रखती है। ये चक्की जो कभी कभार घर की रूह हुआ करती थी, आज म्यूज़ियम में एक नुमाइश है, मगर इसकी आवाज़ दिलों में अब भी ताज़ा है। जब ये चक्की चलती थी तो पूरी नस्ल की थकन इसमें घुल जाती थी और वो आटा सिर्फ रोटी नहीं, गैरत, इज्जत और शुक्रगुजारी से बनी नेमत भी होती थी। फिर एक गोशे में एक सपेरा दिखाई देता है, एक बीन, एक साज, एक सांप और एक मुकम्मल कहानी। जैसे सहरा की तन्हाइयों में फ़न ने जन्म लिया। ये सपेरा सिर्फ एक फ़नकार नहीं, वो अपने मौजूद की मौसीकी में हमारी सकाफ़त को भी ज़िंदा रखता है।
यहाँ की अजरक सिर्फ एक चादर नहीं, ये इज़्ज़त, गैरत और अकीदत की अलामत है। सर पर हो या कंधों पर हो या बुज़ुर्गों के कदमों में, अजरक हमेशा वक़ार में लिपटी हुई मिलती है। फिर आती है रली, छोटे छोटे रंगीन टुकड़ों का वो फ़न जो सिंध की औरतों के सब्र और हौसले और जमलियाती ज़ौक़ का मुँह बोलता सबूत है। हर रंग में, हर सिलाई में एक दुआ है, एक ख्वाब है जो माँ ने बेटी के जहेज़ में सीना सिखाया है। और सिंधी कशीदाकार ये नाजुक धागे कमीज़ों, चादरों और दुपट्टों पर गोया मोहब्बत से चलते हैं, जैसे किसी ने दुआ को सिलाई में बुन दिया हो। ये फ़न सिर्फ हाथों का नहीं, दिलों का भी होता है। उमरकोट के म्यूज़ियम में ये सब कुछ महफूज है। एक कोने में रखी अजरक, दीवार पर लटकी हुई रल्ली और एक मेज़ पर कशीदाकारी से सजा हुआ दुपट्टा, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि सिंध की सकाफ़त बोलती नहीं है बल्कि सिलती है, पहनाई जाती है, नस्लों तक संभाली जाती है। और फिर रंग बिरंगे कढ़ाई धागे, हर सूबे की पहचान एक दूसरे के पहलू में मौजूद हैं। पंजाब का अजरक जैसा दुपट्टा, सिंध की सकाफती थेले, बलोचिस्तान की कशीदाकारी, खैबर पख्तूनख्वा के शिमले, पग वगैरह, ये लिबास नहीं, ये पाकिस्तान की सांसें हैं जो एक ही किले में धड़क रही हैं। ये सब कुछ हमें ये सिखाता है कि कौम सिर्फ ज़मीन का नाम नहीं, ये दिलो, रवायात और रंगों का संगम है। उमरकोट के किला में हमें माजी से जोड़ता है और याद दिलाता है कि हम कौन थे और क्या बन सकते हैं।